हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का, जिसका नेम है मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने इससे पहले एक क्लास ले ली है इसकी, और हमने उसमें डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, मैटर के सब डिविजन्स क्या होते हैं, तो हमने उसके बारे में बात करी थी। आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल पार्ट है, और बहुत ही बेसिक चीजें हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है मोल कंसेप्ट में। जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना बच्चों की व्हाट इज मोल। ठीक है, मोल क्या है, ये बात हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी। तो देखिए मोल क्या होता है, उसको समझने से पहले दो तीन बातें आप समझिए कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि 1 डजन की, आपने सबने सुना होगा 1 डजन क्या होता है, 12 आर्टिकल्स के बराबर होता है। मतलब कोई भी चीज अगर हमें 1 डजन कहनी है ना, तो वो 12 आर्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स देयर आर 12 आर्टिकल्स, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ 1 डजन। तो 1 डजन कहलाने के लिए उसमें 12 आर्टिकल्स हो। अब चाहे उसमें पेंसिल्स हो, ठीक है, चाहे उसमें पेन हो, चाहे उसमें बुक्स हो, मतलब कुछ भी हो, उसके अंदर 12 आर्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब वाटर बॉटल्स हो, कुछ भी हो, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक डेफिनेट यूनिट है कि हमने 1 डजन बोला, तो दैट मीन्स 12 आर्टिकल प्रेजेंट उसमें है ही। अब जैसे मैंने बोला 1 डजन एप्पल हमें चाहिए, तो 1 डजन एप्पल का मतलब क्या है कि उसमें 12 एप्पल प्रेजेंट है। तो ये तो हो गई हमारे लिए एक मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात, क्योंकि हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बड़े स्केल पे चले जाते हैं, तब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, तो ये चीजें सामने आती है। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूँ ना बच्चों, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कुछ और होती है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो साइज होता है ना, वो बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, दिखाई देने पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं वहां पे। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते कौन है, आते हैं जैसे हमारे एटम्स आते हैं, ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इनके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, एटम्स यू नो राइट, 9th पे हमने पढ़ा था, हमने 10th में भी पढ़ा है कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पूरी तरीके से कोई डाउट है ही नहीं कि यहाँ पर एटम्स का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है। और आपने 10th में ये भी स्टडी करा होगा कि एटम्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रखता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की स्टडी भी उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये बात हमने बोली कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, साइज बहुत ही स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल है तो काउंट करने में डिफिकल्टी आएगी। काउंट काउंटिंग इज लेस अप्रोप्रिएट, या आप बोल सकते हैं काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो 1 बाय 1 हम तो नहीं काउंट कर सकते ना। जैसे कि अगर एक बुक है तो वो दिखाई दे रही है, अब कहा कि 1 बुक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर 1 डजन में एक बुक आ गई, तो अब 11 बुक्स और ऐड करो। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई ऐसा है 1 डजन एटम्स ले लो या मॉलिक्यूल्स ले लो, तो आप एक एटम को, मॉलिक्यूल को देख ही नहीं पाएंगे, तो कैसे आप उसे काउंट करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। और नंबर्स जो है बेटा, जो नंबर्स है, नंबर्स ऑफ एंटाइटीज जो भी हैं, वो बहुत ही ज्यादा होती हैं। नंबर ऑफ एंटाइटीज इज मच मोर, बहुत ज्यादा होती है, इतने ज्यादा कि वहां पर काउंट करना पॉसिबल ही नहीं होता है। बहुत ही मुश्किल होता है कि कैसे काउंट करें। अगर मैंने बोला एक वाटर बॉटल ले ली, सपोज कर लो, और उस वाटर बॉटल में वाटर प्रेजेंट है, और मैं कहूँ उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हमें काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। तो कहने का सेंस ये है कि मॉलिक्यूल्स को काउंट करना या एटम्स को काउंट करना इज नॉट अ आर पार्ट, ये आप कह सकते हैं कि हम उसको मतलब पागल हो जाएंगे अगर हमने उसको काउंट करना शुरू कर दिया तो कहने का सेंस ये हो गया कि यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितने की भी बात करते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर पाते। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बात ये हो गई कि अगर मैं बोलूं कि मोल क्या है, अब मैं सीधे सिंपल पे बात पे आऊं कि मैं मोल के बारे में बात कर रही हूँ, तो मोल क्या है, तो मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अब जैसे 1 ग्रॉस होता है ना, तो 1 ग्रॉस में 144 आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 डजन लिख दिया 12 आर्टिकल्स, तो उसका मतलब ये है कि इतने आर्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे।
ऐसे ही अगर मैं बात करना चाहूँ एक मोल के बारे में, अभी मोल एक मोल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, मोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो ही है मोल एक्चुअली। अब ये मोल जो है, ये बच्चों क्या होता है, ये सॉलिड के लिए भी वैलिड है, इसमें आप सॉलिड के बारे में भी बात कर सकते हो, लिक्विड के बारे में भी बात कर सकते हो, और गैसेस के बारे में भी बात कर सकते हो, क्योंकि देखो सॉलिड में अगर बात करोगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे ही जाओगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात होगी ही होगी, ठीक है। लिक्विड में जाओगे, गैसेस में जाओगे, आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होगी ही होगी, क्योंकि हम बात माइक्रोस्कोपिक लेवल की ही करेंगे। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में ये मोल एप्लीकेबल होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो यही कहलाता है, क्या आपका मोल कहलाता है। अब देखो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मास और वॉल्यूम ये आपकी बिगर यूनिट होती है, कहने का मतलब हमारी ऐसा यूनिट्स क्या है, स्टैंडर्ड अगर इंटरनेशनल यूनिट्स हम देखें तो हमारे पास 7 यूनिट्स है, ठीक है। 7 यूनिट्स में हमारी आती है मास आता है, लेंथ आता है, टेम्परेचर आता है, टाइम आता है, मोल आता है, करंट आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है। तो ये कहने का सेंस ये है कि हमारी 7 जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, और इन 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स के बिहाफ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो मोल उसमें से एक है। तो मोल क्या करता है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बात ये होती है कि वॉल्यूम और मास, ये दो चीजें हैं ना इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम और मास जब आप कैलकुलेट करेंगे, चलो इसका तो निकल ही आएगा, सॉलिड का तो मास निकल ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिक्विड गैसेस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना इज नॉट पॉसिबल एक्यूरेटली, अगर मैं बोलूँ तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है लिक्विड गैसेस का एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेसी के साथ में। और मास की भी यही प्रॉब्लम आती है कि मास भी हम कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल देता है लिक्विड और गैसेस के लिए। लेकिन अगर मैं मोल के बारे में बात करती हूँ ना, तो मोल लिक्विड और गैसेस के लिए परफेक्ट क्या देता है, एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप वॉल्यूम और मास के बिहाफ पे जाओगे ना, वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स के बिहाफ पे जाओगे, तो वी कैन नॉट मेजर दी सब्सटेंसेस विद एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी के साथ निकालना चाहे तो ये साथ में नहीं आ पाएंगे, अगर मैं मोल के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं मास के बारे में बात कर रही हूँ, तो मास के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मास अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो मास भी यही ट्रबल आपको प्रोवाइड कराएगा लिक्विड और गैसेस के केस में। इसीलिए हम जो है मोल को यूज करते हैं तीनों के केस में, जहां पर ये कोई प्रॉब्लम हमें नहीं देता और रिजल्ट हमारे पास बहुत बढ़िया आता है। अब बात क्या है अब बात क्या है मोल के बारे में समझने के लिए, तो मैंने क्या बताया आपको कि एक मोल के बारे में आप कैसे समझने वाले हो, वो अभी हम बात करते हैं। भाई नंबर बहुत छोटा है, सॉरी नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, साइज बहुत छोटा है। तो अगर साइज बहुत छोटा है और नंबर बहुत बड़ा है तो दिक्कत आएगी ही आएगी। हमको उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए आप शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा 1 kg राइस दे दो। 1 kg राइस वो दे रहा है आपको, और 1111 जो नंबर है 1 kg राइस में एक एक दाना कलेक्ट कर रहा है। 1 2 2 3 4 काउंट करके, मतलब एक एक दाने को काउंट कर रहा है 1 2 3। तो आप कहोगे भैया ये वो राइस जो चावल जो दे रहा है वो कहेगा मैं तो पागल हो गया इसको काउंट करते करते, आप भी थक जाओगे, इतना पूरा कितने दिन लग जाएंगे इसको काउंट करते करते। कहेंगे कि अगर 1 kg राइस में इतने नंबर ऑफ राइस आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ राइस नहीं लेते आप उसका क्लस्टर लेते हो, आप उसका एक एग्रीगेट अमाउंट लेते हो, आप उसका एक सर्टेन अमाउंट इकट्ठा करते हो ग्रुप में और उसको 1 kg में डाल देते हो। 1 kg जैसे काउंट होता है आपने उसे ले लिया, लेकिन आपने नंबर काउंट नहीं करा ना कि कितने नंबर ऑफ राइस उसमें पार्टिकल्स आ रहे हैं। दैट मीन्स वो काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो एक एक राइस काउंट नहीं करते। जब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें चली जाती हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने के बाद में हम ग्रुप लेते हैं, उसका एक तरीके से क्लस्टर लेते हैं, एक तरीके से एग्रीगेट करते हैं, और एग्रीगेट करने के बाद में जो वहां पर सब्सटेंस अमाउंट जो बनता है उस चीज को हम कलेक्ट करके ले लेते हैं। जैसे हमने 1 kg में लिया, तो 1 kg में हम एक एक राइस का दाना काउंट नहीं करेंगे। अब गेहूं आप लेने जाओ, दैट मीन्स कि उसका अगर एक एक दाना आप काउंट करने बैठोगे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगी कि भैया ये क्या क्या कर रहे हैं, और सामने वाला सोचेगा अरे ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ इंसान है, 1 2 3 4 काउंट कर रहा है, राइस के नंबर्स को काउंट कर रहा है, या फिर आपके गेहूं के वीट के नंबर्स को काउंट कर रहा है।
तो पॉसिबिलिटी वहां पर है नहीं, क्योंकि स्मॉल साइज है। जब स्मॉल साइज चला आता है ना सामने, तो छोटे साइज होने की वजह से जो नंबर है उसे काउंट करने में डिफिकल्टी होती है, और इसी वजह से हम उसका ग्रुप ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने पेंसिल, पेन, बुक, वाटर बॉटल ये दिखाई दे रहे थे, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। इसे मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात थी। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक पे जाएंगे, बार बार कह रही हूँ कि ग्रुप लेंगे, पूरा क्लस्टर लेंगे, पूरा एग्रीगेट करेंगे, और तब उस चीजों को बात करेंगे। अब देखिए साइज जो होता है ना एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है। इसीलिए हम यहाँ पर उसे एक ग्रुप में इकट्ठा करते हैं, और ग्रुप में इकट्ठा करने के बाद तब हम उसको एक मोल कहते हैं। अब एक मोल क्या है? एक मोल है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इसका मतलब ये समझ लो, ऐसे बिल्कुल ये एक बात नॉर्मल समझो कि जैसे एक डजन में 12 आर्टिकल आ रहे हैं, तो एक मोल में इतने पार्टिकल आ रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी है? सोचो खुद कि अगर इतने 10 की पावर 23 6.022 मतलब 6.022 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे बढ़ता चला जाए नंबर, क्या काउंट करने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं। नंबर काउंट होगा ही नहीं, इतनी तो पॉपुलेशन भी नहीं है हमारे देश की। ठीक है, तो कह रहे हैं देश के क्या पूरे, अगर उसको मिला भी दो ना, हर जगह के स्टेट को, हर जगह की कंट्री को ले लो ना, तो कंट्री में भी इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी की यहाँ पे दिखाई दे रही है, इतने पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहे हैं। और जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, 1 2 3 नंबर्स लेते हैं, तब हम उसे काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होना, किसी से कह दो भैया मुझे इतने सारे, एक काम करो मुझे 1 मोल गिफ्ट दे दो, तो क्या कहेगा वो पागल हो जाएगा, कहेगा कि भैया मैं 1 मोल गिफ्ट कहाँ से दूं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो 1 मोल गिफ्ट दे दे किसी को। ठीक है, 1 मोल कोई भी चीज अर्थ पे प्रेजेंट नहीं हो सकती, ये बात आप समझ लीजिए। अगर मैं बोलूं 1 मोल मोबाइल होंगे, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 1 मोल मोबाइल होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल बहुत ही बड़ी यूनिट हो गई, मतलब कहने का सेंस ये है नंबर्स में बहुत बड़ी हो गई। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं ना बच्चों, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, तो यही नंबर बहुत छोटा होता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। और जब इसका क्लस्टर ले लिया जाता है, सोचो कितने सारे पार्टिकल्स 1 मोल में आ गए, और कितने मोल्स होते हैं, हम तो 2 3 4 5 पता नहीं कितने मोल्स ले लेके बात करते हैं उसमें। तो कहने का सेंस ये है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात चल रही है, इसीलिए 1 मोल में जब इतने पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे तभी वो 1 मोल कहलाएगा। और हम इसको बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर। एन ए लिखेंगे, एन जो होगा वो हमारा कैपिटल में, ए भी कैपिटल में, लेकिन ये थोड़ा सफिक्स में बनेगा इसके लिए। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि हमारा 1 मोल कितना हो गया, जब इतने पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे तब वो 1 मोल कहलाएगा। अब ये देखो 1 मोल कैसे बोला जाएगा। सपोज कर लो कि 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन एटम बोलो। ठीक है, कार्बन एटम बोलो तो क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स वहां प्रेजेंट है। 1 मोल इतना हो गया। अब मैंने बोला 1 मोल ऑफ, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आ गया ना ये। तो इसमें कितने हैं? 6.022 10 की पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गए। तो कहने का सेंस ये है कि जो भी आप नंबर लेंगे वो यहाँ पर उतने के बराबर हो जाएगा, 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सब बातें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रही हैं। अब मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6.022 10 की पावर 23 हो जाएंगे। एक बात आपको मैं और भी बता दूं यहाँ पर, कि ये तो चलो इसमें काम करता ही करता है, लेकिन ये आयंस के लिए भी काम करता है ना। तो 1 मोल, और अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 6.022 10 की पावर 23 कितने हैं? Na के पॉजिटिव आयंस, Na पॉजिटिव आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि कोई भी चीज अगर 1 मोल कहलाई जा रही है, तो उतना नंबर, इतना नंबर उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात चल रही है, we are going through at a microscopic level, that's why we consider this unit जो आपके सामने है। ठीक है, I hope that is clear to you कि क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग बात करते हैं, और कैसे कैसे उस नंबर्स को कंटिन्यू कराते हैं। ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी, है ना? कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आई होगी। तो ठीक है, अब मैं बात जरा थोड़ी सी कर लेती हूँ। जब बात करेंगे इसकी एक डेफिनेशन की, क्योंकि every every statement has a proper definition also. तो what is the definition of a mole?
दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एक तरीके से हमने ये समझ लिया कि कोई भी चीज हुई वो हमारे लिए क्या है, 1 मोल के बराबर है, उसमें 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स जब प्रेजेंट है। कुछ भी ले लो बच्चों, आप ये ध्यान रखो, बाल है 1 मोल तो वो इतने पार्टिकल्स के बराबर है, ठीक है। बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, शूज हैं, लेकिन ये सब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जब हम टेक्निकली अगर बात करें तो हमारे लिए टेक्निकली बात करने पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही बात चलेगी। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मोल की डेफिनेशन क्या है, मैं मोल की डेफिनेशन आपको समझा रही हूँ जिसमें कि आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली इस मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain the same number of entities, the same number of entities मतलब atoms हो, molecules हो, ions हो, कुछ भी हो वो है, as the number of atoms present in, as the number of atoms present in 12 in 12 gram of carbon 12 isotopes। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई मोल के बारे में। जरा देख लो एक बार कि the amount of substance that contain the same number of entities as the number of atoms present in 12 ग्राम of carbon 12 isotopes। मतलब अब क्या मतलब है इस बात का ही समझते हैं। देखिए वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट होगा सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज में, एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में या आयंस में, कोई भी हुआ नंबर, ठीक है। एज दी नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर्स ऑफ प्रेजेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे, 12 ग्राम। टोटल कितने होने चाहिए, 12 ग्राम, किसमें, कार्बन 12 आइसोटोप्स में। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स कौन से हैं, कार्बन 12 13 14, ठीक है। कार्बन 14 कार्बन 18 में काम करता है, कार्बन 12 आइसोटोप्स हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स वहां पे प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट है और उसमें अमाउंट जितना प्रेजेंट है वही एक मोल है। जैसे सपोज कर लो ये एक 12 ग्राम का हमने कार्बन 12 आइसोटोप्स ले लिया। अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस जो भी आप कह सकते हैं वो यहाँ प्रेजेंट हैं, जितने भी नंबर्स, वही आपका एक मोल कहलाता है। और इसमें कितने प्रेजेंट हो जाते हैं बच्चों, कितने नंबर्स ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में प्रेजेंट होते हैं, 6.022 10 की पावर 23। ये सब एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, ये सब पहले से बताया गया, तभी तो आपको डेफिनेशन दी गई है। तो 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स जब प्रेजेंट हुए तभी हमने उसको एक मोल के बराबर मान लिया, याद रखना, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने नंबर ऑफ एंटाइटीज प्रेजेंट होंगे, मतलब कितनी एंटाइटीज प्रेजेंट है, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, जितनी जो भी आपकी प्रेजेंट होंगे एक्स वाई जेड, वो अगर इतनी प्रेजेंट हो जाएगी तभी आप उसको एक मोल के बराबर मानोगे, अदरवाइज नहीं मानोगे। याद ये बात रखी जाएगी। अगर इसमें नंबर कम हो गया, 6.022 की जगह कुछ और आ गया, तो वो एक मोल नहीं कहलाया जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म बात है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई बच्चों, ये डेफिनेशन हो गई हमारी कार्बन सॉरी मोल के बारे में। तो मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपने 1 मोल समझ लिया कि 1 मोल जो है वो है कितना, 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है। अब एक बात ये समझ में आ रही है कि अच्छा चलिए आप जानना चाहते हैं कि ये नंबर एक्चुअली आया कहाँ से। ये भी कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, ऐसा तो है नहीं किसी को सपना आया ओ 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ही इतने प्रेजेंट है और उसने बता दिया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये नंबर भी कहीं ना कहीं से आया होगा और इसके इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है समझने के लिए कि कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आप इसे समझेंगे तो आपको एटॉमिक मास समझना पड़ेगा बच्चों। एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास जानते हैं आप, हाइड्रोजन एटम का, एक हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता है, एक हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता है, 1 एम।
एक्चुअली एटॉमिक मास हम कैलकुलेट एएमयू में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि मास की स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है। ठीक है, बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो एक एएमयू में हम इसे कंसीडर करते हैं। अब एक एएमयू, एएमयू में तो कोई मतलब समझ नहीं पाएगा कि कितना है क्या है, क्योंकि एएमयू बार बार बोलना थोड़ा सा किसी को परेशानी दे सकता है, किसी को समझने में दिक्कत आ सकती है, नहीं वो समझ पाए एएमयू क्या होता है। तो एएमयू को सबने सोचा कि अगर हाइड्रोजन के एटम का मास बताना है तो आप एएमयू में ना कह के उसको ग्राम में या किलोग्राम में बताओ। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से कंसीडरेबल अमाउंट होता है, वो समझ में आ जाता है। तो हमने क्या करा, एक एएमयू को 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो एएमयू को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन है, अगर मैं कहूँ कि एक हाइड्रोजन एटम का कोई किसी को मास बताने वाला है, वो कहेगा पॉइंट से 0.000000, जब तक आपके जीरो खत्म होंगे, एक किसी नॉर्मल पर्सन को आप बता रहे हैं, जब तक आपके किसी जीरो खत्म होंगे तब तक तो उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा, मारेगा एक चाटा खींच के और कहेगा कि क्या क्या बोल रहा है अभी। लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए पल्ले नहीं पड़ेगी बात, लेकिन अगर केमिस्ट है या कोई स्टूडेंट है तो आप उसको ये तब भी बता सकते हैं। लेकिन ये दिक्कत, यहाँ पे परेशानी बहुत आई कि भैया ये हम जो ग्राम में है ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही स्मॉलेस्ट अमाउंट में आ गया। तो दिक्कत परेशानी हुई कि क्योंकि छोटा साइज है, बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो क्या करें भैया, इतने छोटे साइज को कैसे बता पाए, क्योंकि देखिए आप ना 0.0000 आप लगाते चले जाएंगे तब 10 की पावर -24 हटेगा, बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज हो गया इसका। दिक्कत परेशानी आ गई। तो केमिस्ट ने ये सोचा, अब आप ऐसे समझ लो ना, जैसे कि अगर आप राइस लेने जाते हो तो राइस एक पैकेट में मिलता है, आप ये समझो राइस आपको 1 केजी पैकेट में मिलता है, और आप उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ उसके अंदर राइस के दाने हो वो आपको आप काउंट करने हैं तो आप काउंट कर सकते हो, या आप जाओ तो मैचस्टिक एक तीली थोड़ी ना मिलती है कि लाओ भैया एक मैचस्टिक दे दो, मैच बॉक्स मिलता है आपको। नहीं तो एक तीली कहोगे कि 1 किलो दे दो तो एक मारेगा, कहेगा कि भैया क्या बोल रहा है, इसको खरीदारी करना नहीं आता। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ये बहुत ही छोटी थी, बहुत ही स्मॉलेस्ट थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा ऐसा अमाउंट बताओ जिससे लोगों को समझ में आ जाए, कम से कम 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, 4 ग्राम हो। अब ये कहाँ पर हम 00000 लगाते चले जाएंगे तब वो जाके ग्राम में आएगा, लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या करा, पैकेट्स बनाए। ठीक है, पैकेट्स बनाए और हाइड्रोजन के पैकेट्स उसमें बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात सामने आई, हजारों पैकेट्स ऐसे बना दिए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि भैया एक पैकेट के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, ये भी तो बात है ना कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होने चाहिए तभी तो आप उसको उसके अंदर फिल करोगे। तो अब ये दिक्कत परेशानी होना शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, छोटा वाला जो बहुत ही जो छोटा हो रहा है 000 करके, इसको एक एक काम करो, इसे 1 की कैटेगरी में लेके आओ, एक ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करो जो 1 के इक्वल बैठ जाए। भाई हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर आपको रखने हैं सारे, हाइड्रोजन के ऐसे इतने पैकेट्स बनाने हैं कि वहां पर उसका जो नंबर है वो एक कंसिडरेबल अमाउंट में लगे, ये स्टोरी ऐसी ना लगे कि बड़ी ऑफेंड टाइप की है ना। तो समझने में आए वो चीजें, लोगों को पल्ले पड़े कि भैया हाँ ये चीज इस तरीके से हमें हाइड्रोजन के आइटम्स इतने लेने हैं जो कि एक तरीके से कंसिडरेबल अमाउंट हो। तो हमने ये कहा कि ये जो नंबर है इस नंबर को थोड़ा बदलो, ये छोटा नंबर है, बहुत ज्यादा, बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अगर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 से किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा दी, सपोज से एक्स मान लो, जो कि 1 के बराबर हो जाए, तो हमें समझ में आएगा, समझ में आएगा या नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि हमें उतने ही पैकेट्स इसमें भर देने होंगे तो वो 1 ग्राम के अप्रोक्स बैठ जाएगा, यही तो बात हुई। तो हमने निकाला भाई x इक्वल टू 1/1.67 इंटू 10 की पावर -24, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6.022 10 की पावर 23, जो भी आपका नंबर है, नंबर आप ये लिख सकते हो। तो ये केस था हमारे पास में, जहां पर हम लोग इस नंबर्स को निकालते हैं और अब इस एक पैकेट के अंदर हम उसको 1 ग्राम कह सकते हैं। अभी मैं ग्राम और उसके बारे में भी बात करूंगी। तो इसका मतलब इतने नंबर्स ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के एक पैकेट में रख दो, जो कि वो अपने आप है। अब यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर आ गई। इसका मतलब एक हाइड्रोजन एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए, 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए। बात समझ में आई या नहीं है। तो यही इस तरीके की स्टोरी है, यही स्टोरी बताई जाती है
कि 1 मोल कोई सपने में नहीं आ गया, दिमाग में नहीं आ गया कि नहीं भैया 1 मोल इस तरीके से आया होगा। 1 मोल के पीछे कहानी है कि हाइड्रोजन का साइज़ देखिए बहुत छोटा था। आप सोचो, अगर आप इस साइज़ को बताने किसी को लगोगे ना, तो वो तो एकदम पागल हो जाएगा। वो कहेगा कि भैया ये बोल क्या रहा है, या तो ये पागल है या मैं पागल हूँ। ठीक है? तो इसलिए थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी आएगी, उसको समझाने के लिए। एक केमिस्ट हो गया या कोई स्टूडेंट हो गया, उसको तो आप चलो बोल भी दोगे, समझा भी दोगे, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक देसी आदमी को अगर आप समझाना चाहो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि भैया कैसा है कि ये इतने -24 क्यों लगा रहा है? -24 लगाने का मतलब क्या है? और वो भी ग्राम में लगा रहा है। तो यहाँ पर हमें इस नंबर को हटाना था। अब इस नंबर की जगह हमें ऐसा नंबर लाना था कि ये अपने आप को 1 में कन्वर्ट कर ले, मतलब ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करा दो जो कि 1 के बराबर हो जाए, जिससे हम कंसीडरेबल अमाउंट में बोल पाए कि भैया ये 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है। तो वो नंबर हमने यहाँ से निकाल लिया, और यही नंबर हम इतने पैकेट्स जब हम बना देंगे ना, तो वो 1 ग्राम के बराबर बैठ जाएगा, या 2 ग्राम है या 3 ग्राम है, जो भी है। तो इतने इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो ये एक्स नंबर है। क्या है? एक्स नंबर है। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आप इसमें भरेंगे, वो आपका 1 ग्राम के बराबर बैठेगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ हमारे इस तरीके से कैलकुलेट हुई। यही चीज़ें हैं। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, मोल्स के बारे में आप समझिएगा। ठीक है? और जो मैंने कंसेप्ट बताया है आपको, उसके बारे में समझिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए बच्चों। थैंक यू। ठीक है, तो अब ये बात हमें क्लियर होगी, काफी अच्छे से ये बात हमें समझ में आ गई होगी। तो अब बच्चों एक बात बहुत क्लियर है, देखो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे नोटिस करूँ कि ये हमारा 1 ग्राम है। ठीक है? ये हमारा 1 AMU हो गया, और ये हमारा एक्स नंबर है, जिसे हमें एवोगैड्रो नंबर आगे बोलेंगे। तो ठीक है, हमने इसे एवोगैड्रो नंबर बोल दिया, एम ए बोल दिया। तो अब आप ये 1 ग्राम के बराबर हो गया। इसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, आपके आगे के समझदारी के लिए, आपको आगे समझ में आए इसलिए। तो अगर मैं 1 AMU मल्टीप्लाइड बाय 1 एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 1 ग्राम लिखूं, तो क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है? तो अगर मैं इस तरीके से इसे कैलकुलेट कैलकुलेट करना चाहूँ कि नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर हमारी कितने आएंगे, तो 1/1 AMU आए, 1 ग्राम/1 AMU। अगर आप एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सही है या बात नहीं सही है, बताओ मुझे। बिल्कुल बात सही है। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू अगर आई, कोई भी वैल्यू आई, तो हम इस तरीके से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल कन्वर्जन हो गया कि अगर 1 AMU को मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो से कर दिया जाए, तो वो 1 ग्राम के बराबर बैठेगा। और अगर हमें एवोगैड्रो नंबर निकालना है या हमें 1 AMU निकालना है, अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे, तब आपकी वैल्यू वो आ जाएगी 1.67 इंटू 10 की पावर -24। तो कहने का सेंस ये है, कैसे भी कन्वर्जन करो, वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है और कन्वर्टेबल है। ठीक है? तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमारी बात थोड़ी सी स्टार्ट होती है, जो इससे रिलेटेड है, वो है हमारे कुछ टर्म्स इसमें आते हैं जो बार बार हमें दिक्कत देते हैं, परेशानी देते हैं, लेकिन अब वो आपको परेशानी नहीं देंगे। ठीक है? क्योंकि आपको उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या इसका डिफरेंस है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है? और इसके वर्सेस में मैं मेंशन कर दूं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ले लो, देखा होगा ये कई बार आपने। ठीक है? ग्राम एटॉमिक मास हो गया, और एक हमारा एटॉमिक मास हो गया। दोनों में डिफरेंस आ गया। एक होता है क्या हमारा मॉलिक्यूलर मास, हमने बहुत बार देखा है, मॉलिक्यूलर मास होता है। और वर्सेस हमारा क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये 4 ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार केमिस्ट्री में आते हैं, और हमें इससे परेशानी देखने को मिलती है। बहुत बच्चे इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, समझने में दिक्कत करते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है? अब देखिए, एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम को आप क्या बोलोगे, एटॉमिक मास बोलोगे, क्योंकि एक एटम की मास के बारे में बात चल रही है। तो मास ऑफ वन एटम क्या हो गया, हमारा एटॉमिक मास हो गया। ठीक है? जो किस में कैलकुलेट होता है, ये हमें पता है, हमने अभी पीछे समझा है, एएमयू में वो कैलकुलेट होगा, एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि एटॉमिक मास की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एएमयू होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है। ठीक है? अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं,
ग्राम वर्ड आ गया, ग्राम, 1 ग्राम। और 1 ग्राम अभी हम लोग किसमें कर रहे थे, वह हम लोग AMU इनटू एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 1 ग्राम के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो इसका सेंस ये है कि अगर मुझे यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास चाहिए ना, तो इसका मतलब वहां पे एवोगैड्रो नंबर्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, होंगे नहीं, यहाँ पे एक एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगी ही होगी। तो कहने का सेंस ये है कि ग्राम अगर आ गया तो ग्राम के केस में वहां पे कहानी बदल जाती है, और जब कहानी बदलेगी इसका मतलब कि मास ऑफ एनी एटम्स वहां प्रेजेंट होंगे, कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर्स वहां पे प्रेजेंट होगा एटम्स का। और अगर वो एवोगैड्रो नंबर होगा तो आपको पता है ना, एक एवोगैड्रो 1 मोल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मास ऑफ 1 मोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ 1 मोल एटम के बारे में बात कर रहे हैं, 1 मोल एटम के बारे में, क्योंकि 1 मोल के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट है, 1 मोल एटम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि आप इसकी इससे बड़ी यूनिट में बात करो ना, जब आप क्लस्टर ले रहे हो ना, इकट्ठा कर रहे हो, गट्ठर बना रहे हो चीजों के लिए, तो आप उसको कलेक्शन में इतने ही तो एटम्स प्रेजेंट कराओगे, क्योंकि वो ग्राम में बात कर रहा है। अब 1 ग्राम के बारे में बात हो रही है, कहने का मतलब ये है एटॉमिक मास आप 1 ग्राम का ले रहे हो, और 1 ग्राम छोटी यूनिट में तो आएगा नहीं, आपको दिखाई देगा नहीं, तो आप उसका गट्ठर बनाओगे, जैसे पैकेट्स बनाए थे हमने हाइड्रोजन के। तो यहाँ हमने उसका कलेक्शन ले लिया, हमने उसे इकट्ठा करा, और इकट्ठा करने पर कितने एटम्स का हमें मास देखना पड़ेगा, हमें Na एटम्स का मास देखना पड़ेगा, या आप उसे Na ना बोल के 1 मोल बोल दो, क्योंकि 6.022 10 की पावर 23 1 मोल के बराबर ही तो होता है। तो हमने इसको 1 मोल कह दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ऐसे भी बोलना चाहो, मोलर मास, तब भी बात सही है, इसी को मोलर मास आप कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ग्राम एटॉमिक मास की जगह मोलर मास अगर आप बोल रहे हो तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपकी मर्जी, आप बोल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर एनी एटम्स का मास आएगा, एनी एटम्स का मास, इसका मतलब क्या है, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स वहां पर अगर प्रेजेंट होंगे तभी वो आप उसका ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे। अगर एक एटम का मास बोलना है तो जस्ट आप एक एटम के मास को AMU में कैलकुलेट कर रहे हो, याद रखना ये बात, दोनों में डिफरेंस यही है। अब आती है मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात, तो मास ऑफ 1 एटम था तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा बच्चों, एक मॉलिक्यूल का मास होगा बस, और ये भी कैलकुलेट किस में होगा, AMU में होगा, एटॉमिक मास यूनिट में, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है एक मॉलिक्यूल। भाई एटम से मिलके ही तो मॉलिक्यूल बनता है, तो वो भी तो छोटा ही पार्टिकल हुआ, तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एक मॉलिक्यूल को हम जब देखेंगे तो बहुत ही स्मॉलेस्ट होगा, पता नहीं कितने अनडिफाइंड नंबर्स होंगे उसमें तो ना। तो कहने का सेंस ये है कि एक क्लस्टर आप नहीं ले रहे हो, आप एक एटम का मास ले रहे हो, और जब आप सॉरी एक मॉलिक्यूल का मास ले रहे हो तो इस केस में भी आप उसको किस में कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करोगे। आई होप ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास फिर आ गया, ग्राम भी, तो ग्राम में आ गया, तो आप देखोगे मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल्स आ गए इसके अंदर। अब एनी मॉलिक्यूल्स आ गए ना, तो कहने का सेंस ये है कि 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर ग्राम जब वर्ड आएगा तो आप इसमें बिल्कुल एकदम श्योर हो जाओ कि वहां पर आपने एक तरीके से क्लस्टर लिया है, एक इकट्ठा कराया, गट्ठर बनाया मॉलिक्यूल्स का, और उसका मास आप बात कर रहे हो। और जब एक वन एन ए मतलब ध्यान एनी मॉलिक्यूल्स ले रहे हो ना, तो वो एनी मॉलिक्यूल्स जो है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो गया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल सॉरी 1 मोल हो गया, क्या हो गया, 1 मोल हो गया, मास ऑफ 1 मोल, क्योंकि 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स Na के बराबर होते हैं, तो भी हम उसको 1 मोल के बराबर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप उसको 1 मोल बोल दो या आप उसको Na मॉलिक्यूल्स बोल दो, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसी चीज को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, दोनों बातें एक ही है, आप मोलर मास लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास लिखते हो, कोई सॉरी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, इसे आप मोलर मास लिख लो, ये मोलर मास भी है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर मैं इन दोनों को देखूं ना तो दोनों बातें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें दोनों बातों में, आप देखो कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों बातों में, दोनों बातें सेम है, क्योंकि ग्राम
या आप ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हो, बात एक ही है, क्योंकि आप वहां पे क्लस्टर ले रहे हो। भले ही वो एटम्स का हो चाहे वो मॉलिक्यूल्स का हो, बात ये है कि वहां पर आपने उसके एनी एटम्स लिए हैं। एनी एटम्स जब आप लेंगे तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, मोलर मास का टर्म मेंशन करेंगे। और जब आप नॉर्मली बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, तो आप एक एटम या एक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, और वहां पर उसकी यूनिट क्या ली जाती है, एएमयू ली जाती है। जैसे सपोज कर लो, अगर मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल का है, तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो 12 प्लस 16 इंटू 2 हो जाएगा। तो 12 प्लस 32, तो ये कितना आ गया, 44 एएमयू आ गया। जिससे आपने एएमयू मेंशन करा, इसका मतलब एक एटम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करो। अगर मैं यहाँ पे किसी कार्बन एटम का या हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का या किसी का भी, सपोज कर लो नाइट्रोजन का लेना चाह रही हूँ, तो मैं 14 एएमयू मेंशन करूंगी उसमें। इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं इन दोनों की बात करूंगी तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल या एक एटम की बात नहीं होगी, यहाँ पे एक गट्ठर बन जाएगा। और वो गट्ठर कितने का होगा, वो 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का होगा। चाहे वो ऑक्सीजन के एटम्स हुए, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हुए, चाहे कुछ भी हुआ एक्स वाई जेड, उसके अंदर 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस सब्सटेंस के, जिसकी वजह से उसका मास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अकेले अकेले का मास है, लेकिन यहाँ पे एक क्लस्टर में एक इकट्ठा करके गट्ठर टाइप का बना के तब उसका मास कैलकुलेट होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि भाई एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है, और मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये इतना यहाँ तक देख। तो इसमें अब मैंने ये बात आपको समझा दी, तो इसके से कंक्लूजन निकल के क्या है, आपको समझ में क्या है, इस चीज का क्या सेंस बना, वो मैं आपको समझा देती हूँ। कि चलिए, अगर आपने कहा 1 ग्राम एटम, ठीक है, आपने क्या कहा, 1 ग्राम एटम, दिखाई दे रहा होगा, 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम एक्चुअली एन एटम्स के बराबर ही तो है। अगर मैं देखूं इसको, एन एटम्स के बराबर ही तो है। ये एन एटम्स क्या हो गए, 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर ही तो है। 1 ग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। इसका मतलब ये 1 मोल एटम्स के बराबर ही तो है या नहीं, बात बताइए। कोई भी चीज अगर 1 ग्राम है तो ग्राम एटॉमिक मास होती है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर एन एटम्स ही तो प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और एन एटम्स अगर प्रेजेंट है तो वो 1 मोल के बराबर ही तो है या नहीं, बिल्कुल बात सही है। सिमिलरली अगर मैं 1 ग्राम एटम की जगह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लूं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लूं, तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही तो होगा, एन मॉलिक्यूल्स के बराबर ही तो होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स के बराबर ही तो हुआ वो। इस बात से ये कंक्लूजन निकल के आता है, चाहे कान ऐसे पकड़ो या फिर घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल रहे हो या 1 ग्राम एटम बोल रहे हो, तो आप डायरेक्टली उसको 1 मोल एटम कह रहे हो। और 1 मोल हमारा कितने के बराबर होता है, वो हमारा एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। वो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम का मतलब ये है कि उसमें क्लस्टर्स ऑफ एटम्स हैं। दैट मींस नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर इतने प्रेजेंट होंगे, तभी ये कहानी आगे बढ़ेगी। तो ये चीज जरा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, क्योंकि मैं देखिए आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट्स में बहुत हेल्प करने वाला है। मैं स्किप करके कोई चीज नहीं कर रही हूँ, जिससे आपको डे बाय डे समझ में आए, आप अच्छे से उस पर फोकस्ड होकर पढ़ पाए। तो ये जो 11th का सेक्शन होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ता है कि आप इसमें पढ़ें समझें, इस तरीके से फोकस करके रखें कि कोई पॉइंट अगर आ रहा है तो हम उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूला प्लस यूनिटरी मेथड दोनों ही अप्लाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए, जिससे आपको क्लियरली कोई प्रॉब्लम ना आए न्यूमेरिकल सेक्शन कराने में। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको बता दी कि भाई इससे ये कंक्लूजन आपके सामने निकल के आया। तो जब भी आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो वो भैया मॉलिक्यूल और एटम्स के बारे में बात होगी, और वो भी एक के बारे में। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं ग्राम के से रिलेटेड, तो वहां पर 1 ग्राम एटम्स का मतलब है एनी एटम्स, और एनी एटम्स में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको बताया वो 1 मोल के बराबर है। चाहे वो आप मॉलिक्यूल के केस में ले लीजिए, चाहे वो आप एटम के केस में ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे इस चीज को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।